हम लोग चर्चा कर रहे थे शीत युद्ध के बारे में। आज हम लोग शीत युद्ध के दौर में एक जो नया विकल्प तीसरी दुनिया के सामने प्रस्तुत किया गया, जिसको हम गुटनिरपेक्षता के नाम से जानते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया दो गुटों में बंट गई और शीत युद्ध की शुरुआत हुई। एक गुट का नेतृत्व अमेरिका कर रहा था, जिसको हम पूंजीवादी गुट के नाम से जानते हैं, और दूसरे गुट का नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था, जिसको हम साम्यवादी गुट के नाम से जानते हैं। तो इन दोनों गुटों ने अपने को शक्तिशाली बनाने के लिए दुनिया के अधिक से अधिक राष्ट्रों को अपने गुट में शामिल करने का प्रयास किया। उसके लिए वो उन देशों पर दबाव भी डालते थे और इस वजह से दुनिया दो खेमों में, दो गुटों में बट गई और दुनिया के देशों के सामने इन दोनों गुटों में शामिल होने के अलावा और कोई तीसरा विकल्प नहीं था। तो ऐसे में भारत ने मिस्र और युगोस्लाविया के साथ मिलकर के तीसरी दुनिया के देशों के सामने एक तीसरा विकल्प रखा, गुटनिरपेक्षता का। अर्थात इन दोनों गुटों में से किसी भी गुट में शामिल न होकर के गुटनिरपेक्ष रहना, गुटों से निरपेक्ष रहना, गुटों से अलग रहना और अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का निर्धारण करना गुटनिरपेक्षता कहलाया। तो गुटनिरपेक्षता ने तीसरी दुनिया के देशों के सामने एक नया विकल्प दिया और गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत की जड़ में भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की मिस्र के राष्ट्रपति कर्नल नासिर और युगोस्लाविया के राष्ट्रपति जोसेफ ब्राज टीटो की गहरी दोस्ती थी और इन तीनों को घाना के वाने एनक्रूमा और इंडोनेशिया के सुकर्डो का भी साथ मिला। तो ये 5 देश गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक देश कहलाए और गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन 1961 में युगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में हुआ, जिसमें कुल 25 देशों ने भाग लिया था। तो गुटनिरपेक्षता ऐसे समय में जबकि दुनिया शीत युद्ध से ग्रसित थी, गुटनिरपेक्षता ने तीसरी दुनिया के देशों के सामने एक नया विकल्प रखा कि वो इन दोनों गुटों में से किसी भी गुट में शामिल न होकर के अपना एक स्वतंत्र विकल्प चुन सकते हैं, अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का निर्धारण कर सकते हैं। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्य देशों ने दोनों गुटों के बीच में छिड़ी भयंकर प्रतिद्वंदिता के बीच में जहाँ कहीं भी संघर्ष ने युद्ध का रूप ले लिया और दोनों महाशक्तियों के बीच में संवाद कायम नहीं रह पाया, तो ऐसी स्थिति में गुटनिरपेक्ष देशों ने दोनों महाशक्तियों के बीच में संवाद कायम करने का काम किया, संवाद स्थापित करने के लिए पुल के रूप में काम किया और इससे शीत युद्ध जो था वो उसकी भयंकरता कम हुई या दोनों देशों के बीच में जो युद्ध चल रहा था उसको युद्ध विराम करवाने में मदद मिली। उदाहरण के लिए 1950 के दशक में भारत ने कोरिया युद्ध के समय दोनों महाशक्तियों में मध्यस्थता करवा करके युद्ध विराम करवाया। तो इस तरह से संघर्षों को भीषण रूप लेने से रोकने में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका रही। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जितने भी सदस्य देश थे वे सभी अल्प विकसित थे और उनके सामने अपने देश का तीव्र आर्थिक विकास करने की चुनौती थी। इसलिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था बनाने के लिए भी प्रयास शुरू किया और इसी क्रम में 1972 में संयुक्त राष्ट्र का एक सम्मेलन हुआ, जिसको हम अंकटाड के नाम से जानते हैं, और उस सम्मेलन में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसमें यह कहा गया कि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को इस तरह से परिवर्तित किया जाए जिससे कि तीसरी दुनिया के देशों को
अपने संसाधनों पर नियंत्रण प्राप्त हो सके, पश्चिमी देशों से उनको सस्ते में टेक्नोलॉजी मिल सके, जिससे कि ये देश भी अपना तीव्र आर्थिक विकास कर सके। तो इस तरह से गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था बनाने के लिए भी प्रयास किया, लेकिन 1980 के दशक के अंत तक आते आते नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था बनाने के प्रयास मंद पड़ गए, क्योंकि इसका विकसित देशों की तरफ से तीव्र विरोध हो रहा था। विकसित देश एकजुट स्वर से नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का विरोध कर रहे थे, जबकि गुटनिरपेक्ष देशों के बीच में आपस में एकता बनाए रखने के लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ रही थी। इस वजह से 1980 के दशक के अंत तक आते आते नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था बनाने का प्रयास मंद पड़ गया। जहाँ तक भारत की बात है, तो आलोचकों का यह कहना है कि भारत को गुटनिरपेक्षता की नीति के कारण काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा और इसकी गुटनिरपेक्षता की नीति दिग्भ्रमित रही। अपनी गुटनिरपेक्षता की नीति पर भारत कभी भी स्थिर नहीं रह पाया, क्योंकि 1971 में जो भारत की सोवियत संघ के साथ 20 वर्षीय मैत्री एवं सहयोग संधि हुई, उसके बाद आलोचकों ने ये कहना शुरू किया कि भारत सोवियत खेमे में शामिल हो गया। लेकिन भारत का कहना था कि ये संधि उस अमेरिका या उसके साथी देशों के साथ अच्छे संबंध बनाने से नहीं रोकती है। तो भारत के हितों का साधन गुटनिरपेक्षता की नीति ने कई प्रकार से किया है, जैसे कि गुटनिरपेक्षता की नीति के कारण ही भारत अपने स्वतंत्र फैसले ले सका, न कि भारत ऐसे फैसले ले सका जिससे कि उसका राष्ट्रीय हित सधता हो, न कि महाशक्तियों का। और दूसरा कि भारत को लेकर के कोई भी महाशक्ति निश्चिंत नहीं रह सकती थी। अगर भारत को कोई महाशक्ति आंख दिखाने का प्रयास करे तो भारत दूसरी महाशक्ति के नज़दीक आने की कोशिश कर सकता था और इस तरह से वो दोनों महाशक्तियों को संतुलित कर सकता था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि गुटनिरपेक्षता की नीति ने भारत के हितों का साधन किया है। लेकिन 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद जब एक गुट का अस्तित्व समाप्त हो गया और दुनिया एक ध्रुवीय हो गई, तो ये कहा जाने लगा कि गुटनिरपेक्षता की नीति, चूँकि जब गुटों का अस्तित्व था उसकी पृष्ठभूमि में पनपी थी और अब एक गुट समाप्त हो गया है, इसलिए गुटनिरपेक्षता की नीति अब प्रासंगिक नहीं रही। तो इसकी प्रासंगिकता पर सवाल उठाया जाता है। बहरहाल ऐसे समय में जबकि दुनिया दो गुटों में बटी हुई थी और दुनिया के जो 9 स्वतंत्र देश थे उनके सामने इन दोनों गुटों में से किसी भी एक गुट में शामिल होने का भयंकर दबाव था, ऐसे में गुटनिरपेक्षता ने तीसरी दुनिया के देशों के सामने एक नया विकल्प दिया और उनको अपनी नई प्राप्त संप्रभुता को सुरक्षित रखने का अवसर प्रदान किया।